Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Quality Coaching Academy. Physics discussion class है. MCQ number 127 कहता है the force F is equal to 3I plus 4J plus 5K acting on a body covering a displacement of 4I plus 5J plus 10K. The work done by a body along Z axis. क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 127. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है. फोर्स है 3I प्लस 4J प्लस 5K और डिस्प्लेसमेंट ये है 4I प्लस 5J प्लस 10K. कहता है वर्क मालूम करें along Z एक्सिस. तो आपने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी. सो एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड. ठीक है. along Z एक्सिस वर्क मांगा गया है. सो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 50 जूल. सिर्फ और सिर्फ हम Z एक्सिस पे वर्क मालूम करना चाहते हैं. अगर इस तरह से द टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी, तो फिर यहां पर 3 4s are 12 प्लस 5 4s are 20 एंड प्लस 10 5s are 50. तो इसको हम सारे ऐड करते थे, लेकिन यहां पर मांगा गया है द वर्क डन बाय अ बॉडी अलोंग Z एक्सिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 128 कहता है the graphical line for infinite velocity is parallel with time axis, parallel with displacement axis, और ऑप्शन नंबर डी none of these. सी ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है. देखिए यहां पर ये एक ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया और यहां पर टाइम. इनफाइनाइट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ये जो ग्राफिकल लाइन होगा वो पैरेलल होगा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ. इंफिनिटी किस तरह आता है यहां पर देखो, स्लोप बराबर है चेंज इन डी डिवाइड बाय चेंज इन टी, और वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है. सो देखो डेल्टा डी डिवाइड बाय जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी. और स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है. क्लियर होगी बात? तो जो ग्राफिकल लाइन है फॉर इनफाइनाइट वेलोसिटी वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ दैट इज पैरेलल विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 129. 129 में क्या है? काइनेटिक एनर्जी may be written as half m into v cross v, half p dot p divided by m, half v square divided by m, या none of these. काइनेटिक एनर्जी मुझे आपको पता है कि ये बराबर है किस चीज के? हाफ mv स्क्वायर के बराबर है. इसको हम लिखते हैं 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m. लिखते कि नहीं लिखते? ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m into v dot v. तो इसको हम लिख सकते हैं कि p dot p divided by 2m. the angle between them is always 0 degree, क्योंकि the dot product of two self vectors will always equal to the square of magnitude, क्योंकि एंगल s के दरमियान ये यहां पर कितना होगा? 0 डिग्री होगा. और cos 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है. so the correct option in this MCQ that is option number B. question number 130 क्या कहता है? Which of the following reactions show alpha decay? Uranium 238 92, uranium 283 29, ये तो पॉसिबल नहीं है. B U238 92, U238 91, ये भी नहीं है. X 238 92, X 234 89, ये भी नहीं है. सो लास्ट नंबर जो है M 346, ये आ गया N 296 and 44 plus Z 42 plus 8. Option number D is the
करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। यहाँ पे आपको देखें जो z है ये चेंज हो गया 2 टाइम्स और जो a है ये चेंज हुआ 4 टाइम्स। तो ये आगे 4, ये आगे 2 और ये क्या है, हीट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 131 में है पेयर प्रोडक्शन इज द एग्जांपल ऑफ। पेयर प्रोडक्शन को हम मटीरियलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, मटीरियलाइजेशन। मटीरियलाइजेशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी कन्वर्ट होता है, मैटर में कन्वर्ट होता है, इस वजह से इसको हम मटीरियलाइजेशन भी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 132 कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज इन आइसोथर्म। आइसोथर्म का जो आइसोथर्म है, ग्राफिकल लाइन जो है वो क्या है, तो वो आपके पास होगा, ये लाइन होगा, यहां पर V, यहां पर P, एक ग्राफिकल लाइन इस तरह होगा। क्यों इस तरह होगा, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयज लॉ शो करता है। ठीक है, इसलिए यहां पे हम कहते हैं कि इसका लाइन ये होगा। हमेशा के लिए याद रखो, जो भी इनवर्स रिलेशन हो तो इनवर्स रिलेशन का जो ग्राफिकल लाइन होगा वो इस तरह होगा। ठीक है, नाउ इसमें क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहे हैं, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज। सो ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप लोग देखें वर्क एनर्जी चैप्टर में। ठीक है, उसमें टेबल नंबर 4.2, ठीक है, एफिशिएंसीज पे देखें कि एनर्जी लॉस कौन सी मशीन में कितना ज्यादा होता है। तो इसमें डीजल इंजन लिखा हुआ है दैट इज 32% से 40% तक, लेकिन मैंने यहां पर लिखा है 35% टू 40%। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नाउ द नेक्स्ट इज 134। 134 में क्या कहता है, जरा गौर से आप लोग देख लें। 134 में है a simple pendulum, a dimple pendulum नहीं है, a simple pendulum has mass m, length l and time period t. What is the time period of oscillation of pendulum with mass 64 m and length 169? आपको पता है, यह है क्वेश्चन नंबर 134 कि t ये बराबर है 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g। लेंथ यहां पर इंक्रीज हुआ है 169 टाइम्स, मास भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन मास क्या है वो तो यहां पर इंडिपेंडेंट है। टाइम तो मास पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है तो एल और जी पर डिपेंड करता है। तो एल हमने यहां पर ज्यादा किया, T इज इक्वल टू 2 पाई और यहां पर आ गया 169 ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। तो हम लिख सकते हैं इसको 13 स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय जी। 13 को हम बाहर निकालते हैं, ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, तो आएगा 13 इंटू जी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। यहां पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इसका रूट खत्म हो गया और ये बाहर आ जाएगा, तो 13 आ गया। एल बाई जी अपनी जगह पर 2 पाई एल बाई जी किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो टी प्राइम किसके बराबर हुआ, 13 टी के बराबर हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन 135 क्या है, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ x नॉट एंड टाइम पीरियड t. If the instantaneous displacement of an oscillator is a half of the amplitude, then kinetic energy of an oscillator will be. देखो काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर है, 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां पे कहता है कि अगर x बराबर है x नॉट बाई 2 के, 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो इस आएगा 1/2 k, इससे आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ x नॉट स्क्वायर। 3/4 को बाहर निकाले, ये आ जाएगा 1/2 k x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये मैक्सिमम है कि नहीं है, जब ये मैक्सिमम है तो आपके पास आंसर आएगा 75% ऑफ व्हाट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, पॉइंट आ गया 0। ठीक है, ये आ गया 7, ये आएगा 28,
फिर आगे क्या 2 आएगा, यहां पर 0 करें, ये आ जाएगा 20, so 0.75 या 75% of maximum. So the correct option in this MCQ, that is option number C. क्लियर हो रही बात? ठीक है, नेक्स्ट वन, ये आ गया 136. 136 क्या है? In stationary wave, the distance between node and antinode is lambda divided by 4. Stationary wave, ये मैं एक लूप बनाता हूं, ठीक है, ये आ गया नोड, ये आ गया नोड और ये आ गया एंटीनोड. इन दोनों के दरमियान फासला लेम्डा बाय 2, लेकिन नोड और नोड के दरमियान फासला लेम्डा बाय 2 होगा, यहां पर लेम्डा बाय 4. नोड एंटीनोड के दरमियान लेम्डा बाय 4, सो लेम्डा बाय 4 प्लस लेम्डा बाय 4 लेम्डा बाय 2 आता है. लेकिन यहां पर पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड, दैट इज लेम्डा बाय 4. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. 137, the angular speed of wheel of cycle is 8 pi radian per second, then its period of rotation will be. क्या होगा? आपको पता है टाइम पीरियड मालूम करना है, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा. ओमेगा गिवन है, कितना है? 8 पाई रेडियन है, ठीक है. सो पाई पाई के साथ हम यहां पर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4 सेकंड. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. 138. 138 पे क्या है? बाय डबलिंग द फ्रीक्वेंसी centripetal force will be. Doubling the frequency, centripetal force क्या होगा? Doubling the frequency, centripetal force. तो आपको पता है जो centripetal force है ये किस चीज के बराबर है? माइनस एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, या माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर, या माइनस 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एम इंटू आर. तो यहां पे आप लोग देखें डायरेक्ट रिलेशन है एफ स्क्वेयर के साथ. तो अगर इसको हम डबल करें तो ये कितना होगा? ये 4 टाइम इंक्रीज होगा. 2 2s are 4. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन 139. 139 में कहता है द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू प्लैंक कांस्टेंट. आपसे मांगा ये कि m डिवाइडेड बाय h से क्या आता है? तो इससे आएगा 1:1, क्योंकि इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम है. जूल सेकंड डिवाइडेड बाय जूल सेकंड, इससे आगे 1, तो डायमेंशन ऑफ 1 क्या होगा? t पावर 0. एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज द डायमेंशन. तो आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 140. 140 क्या है? क्या कहता है 140 में? जरा देख लीजिए आप. 140 में कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स between force and displacement work is positive. कौन से एंगल पे वर्क पॉजिटिव होगा? सो इसमें है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 140 ऑप्शन नंबर डी. और इससे आसान सा फार्मूला बता दूं, एक ट्रिक बता दूं. ये आ गया कॉस वेव. कॉस वेव है, गौर से देखें. यहां पर एंगल 0 डिग्री, यहां पर एंगल 90 डिग्री, यहां पर एंगल 180 डिग्री, यहां पर एंगल 270 डिग्री और यहां पर एंगल 360 डिग्री. और से देखिए 0 और 90 के दरमियान पॉजिटिव, 270 और 360 के दरमियान पॉजिटिव, 90 और 270 के दरमियान नेगेटिव, 0 और 360 पर मैक्सिमम, 90 और 270 पर 0, 180 पर नेगेटिव मैक्सिमम. तो आपसे पूछा गया है कि वर्क कहां पर, कौन से एंगल पर पॉजिटिव वैल्यू देता है. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव है और लास्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है. तो ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ ऑफ दिस. ठीक है, नेक्स्ट वन 141. A particle fall down under the action of gravity. It covered distance in 5th second. एक बॉडी है नीचे आ रहा है, ठीक है, इस तरह के नीचे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो 5th सेकंड पे ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 141. देखो ये एक हाइट है, इससे बॉडी नीचे आ रहा है. यहां पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड. लेकिन आपसे पूछा गया है 5th सेकंड पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा या डिस्टेंस कितना कवर करेगा. तो इस इन और इस इनिट में फर्क है बच्चे. यहां पर इनिट पूछा है
तो इस इनिट के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है, 2n-1 इंटू s1। फिफ्थ गिवन है, सो 2 इंटू 5 10, 10-1 9, 9s1, s1 कितना है वो मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 45 मीटर। अब आप सोचेंगे कि s1 5 किस तरह आता है। देखो आपने पढ़ा है ना, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वी आई टी ये आगे 0, तो s आ गया 1/2 जी टी स्क्वायर। अगर मैं 1 पुट करूं यहां पर तो टाइम क्या आ गया, वो 1 आ गया, तो 1 स्क्वायर g/2, सो 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। तो इसलिए मैंने यहां पर ये मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 142, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट 15 डिग्री इज। रेंज का फार्मूला आपको पता है, बराबर है किस चीज के, वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन 2 थीटा 15 डिग्री पर। तो मतलब वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री आ गया, और साइन 30 बराबर है 1 डिवाइड बाई 2 के। तो आंसर आएगा वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन 143, which of the following shows the vector form of Coulombic। ठीक है, Coulombic फोर्स के लिए तो देखो 143 Coulombic फोर्स आपको पता है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, सो f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर, या हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू r वेक्टर। क्यों, क्योंकि आपको पता है r वेक्टर बराबर है r इनटू r यूनिट वेक्टर, तो r यूनिट वेक्टर बराबर होगा r वेक्टर डिवाइड बाय r। मैंने जस्ट पुटिंग किया, कुछ भी नहीं किया। तो ऑप्शन यहां पर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, k q1 q2 डिवाइड बाय r क्यूब इनटू r वेक्टर। अच्छा ये याद करते हैं r स्क्वायर इनटू r वेक्टर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो r क्यूब है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो r स्क्वायर है, यहाँ पे r क्यूब कैसे आ गया, तो मैंने r यूनिट वेक्टर की जगह लगाया r वेक्टर। क्लियर हो गई बात। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 144, by placing the rubber between charge and surface the electric flux will be। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है E into A, तो E को हम लिख सकते हैं K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर into A, या हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught into A, R स्क्वायर अपनी जगह पर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एप्सिलॉन R। तो अब देखो यहां पर ये डिपेंड करता है मटेरियल मीडियम पर, तो अगर आपने सरफेस और चार्ज के दरमियान रबर रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होते हैं पहुंचते हैं इस सरफेस तक, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर फिर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 145, कनेक्टिंग द स्प्रिंग इन सीरीज टू गेट स्प्रिंग कांस्टेंट। हुक्स लॉ में आप लोग पढ़ते हैं, ऑसिलेशन में पहला टॉपिक है, ठीक है। स्प्रिंग्स, तो स्प्रिंग्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्यों कनेक्ट करते हैं, टू गेट द स्मॉलर स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कनेक्ट द लार्जर स्प्रिंग इन सीरीज। और पैरेलल में क्या होगा, टू गेट द व्हाट, लार्जर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, स्मॉलर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 146, a body is moving around a circular path having radius of 10 meter at an angle of 360 degree. By increasing the radius, angle will be। बॉडी है, ठीक है, वो अराउंड सर्कुलर पाथ घूम रहा है, 10 मीटर इसका डिस्टेंस है, लेंथ रेडियस है, 360 डिग्री ये कवर करता है। अगर हम रेडियस को बढ़ा दें तो एंगल कितना होगा, रिमेन सेम। एंगल इज इंडिपेंडेंट, एंगल is independent on which, radius, area और diameter। इन तीन चीजों पर ये डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता है तो किस चीज पर करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्क लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, सिर्फ आर्क लेंथ पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, रिमेन कांस्टेंट। क्लियर होगी बात। हम कहते हैं ना, देखो यहां पर देखें, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, और ये भी एक सर्कल है। मैंने रेडियस को बढ़ा दिया, मैंने रेडियस को, ये भी एक सर्कल है,
इस सर्कल का एंगल कितना है 360 डिग्री। रेडियस को मैंने बढ़ा दिया, अब एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री ही बनेगा। अगर एक डॉट में लगाऊं, कंसीडर करो ये एक सर्कल है, कितना डिग्री होगा 360 डिग्री होगा। क्लियर हो गई बात। नाउ अब यहां पर 146 पे आ जाइए बच्चे। 146 पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है 146 a body is moving around a circular, क्या ठीक है 146 हो गया। 145 में ऑप्शन ए, 146 में ऑप्शन सी। 147 the electrical energy consumed by 200 watt in 5 seconds। 147 इलेक्ट्रिकल एनर्जी मालूम करना है, ठीक है। पावर गिवन है और एनर्जी, सो आपने पढ़ा पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर 200 है और टाइम है किधर गया 5। सो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई, देखो 0 0 10 जाओ। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी इज द करेक्ट वन। 148 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कौन सा रिएक्शन सही है। A is a V is inversely proportional to area, V is inversely proportional to R square, V is inversely proportional to D square। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये ऑप्शन ए जो है V is inversely proportional to pressure, ये बर्नौलीज इक्वेशन को शो करता है, ठीक है। सो इसमें आ गया ऑप्शन नंबर बी। 149 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किस चीज का, किलोवाट आवर। वाट सेकंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल आता है, वाट आवर एनर्जी है, किलो क्या है प्रीफिक्स है, तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो यहां पर आ गया वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है 150 ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द एंगल बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में ये क्वेश्चन नंबर 150, S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, तो S परपेंडिकुलर विद थीटा, S इज परपेंडिकुलर विद आर, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 151 हाफ रो वी स्क्वायर क्या शो करता है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शो करता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शो करता है, ठीक है। रो किस चीज के बराबर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है कि नहीं है, देखो ये बराबर हुआ 1/2 मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जूल डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। जूल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के बराबर है, डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, तो एक इसके साथ खत्म हो जाएगा, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, जो पास्कल का यूनिट देता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहे हैं, द वेलोसिटी गेन बाय अ बॉडी व्हेन द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए, जब ड्रैग फोर्स बराबर हो जाए वेट के, तो वे वेलोसिटी बराबर होगा टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन और 153 द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू स्क्वायर ऑफ सबमिट टाइम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। देखो 153 आपने बच्चे पढ़ा है टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू 8h डिवाइडेड बाई जी, टी स्क्वायर टाइम ऑफ लाइट, ये आपने पढ़ा है टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी पढ़ा है। जब टी एस हो जाए, देखो गौर से मेरी बात सुने, जब टी एस हो जाए तो ये बराबर होगा 2h डिवाइडेड बाई जी, और आपसे क्या मांगा है यहां पर गौर से देखें, मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो जब मैक्सिमम हाइट मांगा है तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, आप लोगों को समझाने के लिए सब ये कर रहा हूं कि h यहां पर आएगा, ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय जी। अब मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सबमिट टाइम, ये बराबर g/2, और g गिवन है कि 10 आप लोग कंसीडर करें, सो 10 डिवाइडेड बाय 2 से क्या आ गया, बोलो, ये आ गया 5:1। 5:1 is the correct option, that is option number D, 5:1, option number D is the correct one। क्लियर होगी बात। 154 में क्या कहता है, 154 में कहता है
potential energy, potential energy, which of the following is correct for potential energy of an oscillator? तो 154 में पोटेंशियल एनर्जी बच्चे आपको पता है कि बराबर है 1/2 kx²। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 155 द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको बच्चे पता है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो 1.202 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मतलब 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 EV बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 और ये आ जाएगा क्या जॉल में आ गया। ठीक है, इससे आ जाएगा 0. ये 1.6 करें, ठीक है, तकरीबन आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर क्या करना है E इज इक्वल टू HF यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो F मालूम करना है E डिवाइडेड बाय H। देखो E कितना है 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -13 19 और 6 तो -13 और ये आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -34 ये से आ जाएगा 0.247 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 21 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.4747 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 20। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट 156 which of the following is the graphical analysis of photo energy and frequency? फोटो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आप लोग देखिए फोटो ये क्या है डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका ग्राफ क्या होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो स्ट्रेट है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 157 में क्या कहता है अच्छा एक डायग्राम क्या बने ये एक ऐसी क्या है एसी पल्स और यहां पे हमने क्या कनेक्ट किया है यहां पे डायोड लिया है ये रेजिस्टर आर यहां पर कितना टाइम है 0 ये T/2 और यहां पे T कहते हैं 0 से लेकर T/2 ये जो साइकिल पास होता है इससे तो रिजल्ट पे आपको क्या देता है पॉजिटिव साइकिल ऑफ DC देता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ये आगे 157 में 158 क्या कहते हैं द इज अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या है हेनरी जनरल है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 159 when a charge q is moving a velocity selector the charge will move in a straight path if velocity selector का मतलब ये कि चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो कब स्ट्रेट जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो वो एंटी पैरेलल हो और जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और फोर्सेस क्या हो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन हो। तो यहां पर क्या है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। 160 द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज सेम एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना कि फ्लक्स डेंसिटी ये बराबर है किस चीज की B into A तो B बराबर हो गया फ्लक्स डेंसिटी की। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या है फ्लक्स क्या है ये है वेबर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। 160 में है ऑप्शन नंबर बी। 161 में क्या है which of the following is false? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिडायरेक्शनल करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट विद ईच अदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्शन नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Now 162 and the last question of your test. Bus is traveling at a speed of 30 km per hour for 10 minutes. In the next 10 minutes, the speed of bus is 50 km per hour. The average speed will be. Time same है। तो टाइम सेम है तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड यूज करना है क्या V1 plus V2 divided by 2। V1 कितना है ये है 30 plus 50 divided by 2 so 40 divided by 2 which is equal 80 divided by 2 which is equal to 40। अब यहां पर देखो लेकिन 40 क्या होगा किलोमीटर पर आवर होगा और यहां पर देखो यूनिट में किलोमीटर पर आवर नहीं है 40 है लेकिन मीटर पर सेकंड है। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ that is option number D। This is the end of your discussion. Thank you so much. Allah Hafiz.